फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लैमिना। ये आपका यूनिफॉर्म लैमिना है, मतलब शीट है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है और हमको ओरिजिन ई लेना है। मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हमको 0,0 लेना है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ट्रायंगुलर प्लेट लेते हैं, इसमें ये ट्रायंगुलर प्लेट है हमारी, और दूसरा पार्ट है हमारा, ये हम स्क्वायर शीट ले लेते हैं। ये दो पार्ट्स हमारे ले लेते हैं। तो अब दोनों पार्ट्स में क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स के सारा का सारे मास को हम, इस पार्ट के सारे मास को हम सेंटर मास पर इसके रखेंगे, इसके सारे मास को इसके सेंटर मास पर रखेंगे, और फिर हम डिस्क्रीट मास सिस्टम का इसमें लॉजिक और फॉर्मूला लगा लेंगे। सो इसको हम फर्स्ट बॉडी कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट बॉडी, इसको हम कहते हैं सेकंड बॉडी। तो यहाँ पर m1 की बात हम करेंगे, तो इन दोनों की डेंसिटी हम सिग्मा मान लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। सो मास होगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a मल्टीप्लाई बाय 6a। सो ये होगा सिग्मा इंटू 36a स्क्वायर। सिमिलरली m2 की बात जब करेंगे तो m2 कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये लंबाई 6a है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सो ये जो लेंथ होगी ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, ये 3a हो जाएगा और ये भी 3a हो जाएगा। सो 3a एंड 5a, तो ये लंबाई आएगी आपकी 4a के बराबर। जब 4a के बराबर ही लंबाई आ जाएगी तो इसका भी एरिया हम निकाल लेते हैं। तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू बेस कितना है 6a, और एल्टीट्यूड कितना है इसका 4a के बराबर एल्टीट्यूड है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 12 सिग्मा a स्क्वायर। तो अगर हम 12 सिग्मा a स्क्वायर को, इसको अगर हम m मान लें, m0 मान लें, तो ये हो जाएगा 3m0 के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे दो सिस्टम बन गए हैं, एक हमारा है 3m0 मास और दूसरा हमारा है m0 मास। जो 3m0 मास है उसका सेंटर ऑफ मास हम लोकेट करते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर होगा यहाँ पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, तो ये होंगे 3a, x में 3a और y में भी कितना होगा 3a होगा। सिमिलरली जो ट्रायंगल की बात जब करेंगे हम, तो ट्रायंगल यहाँ से हम बना के दिखाते हैं आपको कि यहाँ सेंटर मास को कैसे निकालना है इसका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0,0 दिया हुआ है, 0,0। ट्रायंगल का सेंटर मास यहाँ पर होता है। सो ये कुल मिलाकर जो लेंथ आ जाएगी x में, ये तो आएगी आपकी 6a और y में आएगी आपकी 3a। उसके बाद ये डिस्टेंस और आपको देखना पड़ेगा। तो बेस से सेंटर ऑफ मास जो होता है वो h/3 पर होता है। तो ये कुल मिलाकर जो इसकी लेंथ अभी हमने निकाली थी वो 4a निकाली थी। तो जो ये डिस्टेंस आएगा आपका, ये डिस्टेंस ये आएगा हमारा कितना h/3। सो 4a/3 आएगा डिस्टेंस। सो यहाँ से जो टोटल m0 का x कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 6a प्लस 4a/3, कॉमा यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हमारा 3a ही रहेगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 22a/3 कॉमा 3a आएगा ये। अब यहाँ पर दो मासेस हो गए हैं, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बस हम डिस्क्रीट मास सिस्टम का फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे। तो 3m0 मल्टीप्लाई बाय, हम x सेंटर मास निकालते हैं पहले, 3a प्लस m0 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये है हमारा 22a/3 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 4m0 टोटल मास है हमारा। तो ये आ जाएगा 9m0a प्लस 22m0/3 डिवाइडेड बाय 4m0। तो यहाँ से 27 प्लस 22/12, यहाँ से आ जाएगा m0, यहाँ पर a लिखना भूल गए, m0a डिवाइडेड बाय m0 आ जाएगा। सो 49/12a, ये तो आपका x कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 49/12a, तो यहाँ b इसका आंसर हमारा सही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर b है। A man has constructed a toy shown in figure if density of material of sphere is 12 times
ऑफ दैट कोन, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ओ। ये दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ये सॉलिड कोन आपको दिया हुआ है। डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है, डेंसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन। तो अगर डेंसिटी ऑफ कोन आप रो मानेंगे तो यहाँ आप मानना पड़ेगा 12 टाइम्स ऑफ रो मानना पड़ेगा। वही लॉजिक है, ये ओ है हमारा 0,0, आपको कोन का अलग से मास निकालना पड़ेगा और स्फीयर का अलग से मास निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको डिस्क्रीट मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर आप कोन की बात करेंगे तो कोन का जो मास आएगा ये आएगा हमारा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम 1/3 पाई इंटू 2r², पाई r² इंटू एच कितना है 4r के बराबर है। सो ये आ जाएगा पाई रो बाय 3, पाई रो बाय 3, ये हो जाएगा 4 16r³ आ जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ स्फीयर स्मॉल m से सब्स्टिट्यूट करते हैं, मास ऑफ स्फीयर जो आएगा आपका ये आएगा 4/3 पाई r³। इसका रेडियस r के बराबर ही दिया है, देखिए यहाँ पर जो 2r जो है वो डायामीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा r के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाय 12 टाइम्स ऑफ रो, 12 टाइम्स ऑफ रो। सो यहाँ से आप देखिए तो ये आएगा हमारा 16 टाइम्स ऑफ पाई रो r³ बाय 3 और ये आएगा 48 टाइम्स ऑफ पाई रो r³ बाय 3 आएगा। अगर इसको आप m0 मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 2 30 16 3 48 3 m0 आ जाएगा ये। सो अब यहाँ पर हमारा एक तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि स्फीयर के पास रखा हुआ है 3 m0 मास और कोन के पास कितना मास है, वो है हमारा m0 मास। सिमिलरली जो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है, ये सॉलिड कोन हम मानेंगे तो सॉलिड कोन के केस में h/4 होता है। तो टोटल हाइट कितनी दे रखी है, टोटल हाइट इसकी दे रखी है 4r। अगर ये 4r हाइट दे रखी है तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 4r/4। तो y कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 4r/4, तो ये आएगा r के बराबर। ये हम y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। सिमिलरली स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कैसे हम निकालेंगे, तो ये तो पूरी हाइट देखनी पड़ेगी हमको कि कोऑर्डिनेट्स होता है, इसमें हमको r जोड़ना पड़ेगा। तो 4r + r 5r आ जाएगा, ये आ जाएगा 5r के बराबर। सो ये हो गया हमारा 5r, ये हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास आप निकालिए, ये आ जाएगा 3m0 मल्टीप्लाई बाय 5r प्लस m0 मल्टीप्लाई बाई r डिवाइडेड बाय 4m0। सो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15rm0 प्लस rm0 बाय 4rm0। सो ये आ जाएगा 15 है तो यहाँ आएगा 16/4। तो y सेंटर ऑफ मास आना चाहिए 16r/4। सो y सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, y सेंटर ऑफ मास आएगा 4r। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई ऑप्शन है 4r का तो यहाँ एक ऑप्शन है 100/25, ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए बिकॉज इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r के बराबर ये आंसर आएगा। 7 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in figure. Each bricks is displaced with respect to one in contact by L/10. Find the x coordinate of center of mass relative to origin O. क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझें तो ये 0,0 है और अगर इस वाले ब्लॉक की लेंथ इसमें दे रखी है L तो दूसरा वाला ब्लॉक L/4 आगे डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब ये जो L/10 ये लेंथ आपको L/10 दे रखी है। तो यहाँ पर 7 ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक्स के x कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे और इन सब का मास तो m दिया ही हुआ है आपको, तो मास तो m ही है सबका, लेकिन पहले ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो L/2 पर आएगा। दूसरे ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो देखिए ध्यान से, यहाँ से L/2 पर पहले का आ रहा है, अब ओरिजिन तो यही है। तो यहाँ पर एक डायग्राम अगर बनाएं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने के लिए, तो एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी लेंथ L है, इस ब्लॉक की लेंथ L हम बनाते हैं, ये हमारी L लेंथ का ब्लॉक है और साथ साथ में दूसरा ब्लॉक L/10 आगे चला गया।
यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया है हमने। ये L/10 जब आगे गया तो ओरिजिन तो यहाँ पर है हमारा 0,0, ये 0,0 ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी होगी, तो इसके लिए यहाँ पर पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, तो ये हो गया हमारा L/2। लेकिन इसके लिए थोड़ी आगे पोजीशन है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है हमारा L/2, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 प्लस L/10 हो जाएगा। तो दूसरे ब्लॉक में L/10 ऐड हो जाएगा। सो इसी लॉजिक को हम फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर पहला ब्लॉक जो है, दोबारा से हम लिखते हैं, तो पहले ब्लॉक के लिए अगर मास m है तो सेंटर ऑफ मास होगा L/2। दूसरे ब्लॉक का मास m है, सेंटर ऑफ मास होगा L/10 प्लस L/2। तीसरे ब्लॉक का मास भी m है, बट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ये होगा L/10 प्लस L/10 प्लस L/2। चौथे ब्लॉक के लिए यहाँ हो जाएगा 3 बार L/10 जोड़ना पड़ेगा, प्लस L/10 प्लस L/10 प्लस L/2। ये हमारे 4 ब्लॉक हो गए। अब देखिए पांचवा ब्लॉक जो है, पांचवा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक सिमिलर है, ये ब्लॉक और पांचवा ब्लॉक सिमिलर है। सिक्स्थ ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक सिमिलर है, और सेवन्थ ब्लॉक और फर्स्ट ब्लॉक भी सिमिलर है आपका। सो इनको हम सॉल्व करेंगे, वही लॉजिक है हमारा समेशन ऑफ m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ m। सो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास, पहला मास मल्टीप्लाई बाय L/2 प्लस दूसरा मास, अब यहाँ पर क्या हो गया L/10 प्लस L/2, L/10 प्लस L/2। तीसरा मास यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ L/10 प्लस L/2, और चौथा मास है m इंटू 3 टाइम्स ऑफ L/10 प्लस L/2। पांचवा मास और तीसरा मास सिमिलर है, तो तीसरे मास में 2 टाइम्स कर दीजिए। सिक्स्थ और सेकंड सिमिलर है, तो इसमें भी 2 टाइम्स कर दीजिए, और सेवन्थ और फर्स्ट सिमिलर है, तो इसमें भी 2 टाइम्स कर दीजिए। और टोटल मास कितने हैं, टोटल मास है हमारे 7 m के बराबर मास है। सॉल्व करेंगे इसको हम तो यहाँ से आ जाएगा 2ml/2 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा L/10 प्लस L/2, तो यहाँ आ जाएगा 6L/10, 2m इंटू 6L/10 प्लस 2m, यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7L/10, यहाँ पर आ जाएगा 7L/10, तो 7L/10 प्लस यहाँ पर सिर्फ m रहेगा, m मल्टीप्लाई बाय 8L/10 आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में हमारा आ जाएगा 7m। अब और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ तो सिर्फ ml बचेगा, प्लस अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए ये 12 हो गया, 14 हो गया और 8 हो गया। 12 प्लस 14 प्लस 8 ml/10 डिवाइडेड बाय 7m यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 34 तो यहाँ आ गया, तो 34 ml/10, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ml तो यहाँ आ गया, प्लस 34 ml/10 डिवाइडेड बाई 7m आ गया, तो यहाँ आ गया 44 ml/70m। 2 से इसको काटते हैं तो यहाँ पर आएगा 22L/35, 22L/35 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास आएगा, तो 22L/35 इसका आंसर, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। A uniform rectangular thin sheet ABCD of mass m has length A and breadth B as shown in figure. If shaded portion HBGO, ये shaded portion है, is cut off, the coordinates of center of mass of remaining portion will be. remaining portion के center mass बताने हैं आपको। सो अब यहाँ से यहाँ पर आपको मास दिया हुआ है, तो डेंसिटी जब हम लिखेंगे तो डेंसिटी हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, इस शीट के लिए वो होगा m डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो
लेंथ इसकी दे रखी है ए और ब्रेड्थ दे रखी है बी, तो एम अपॉन ए बी ये आएगी डेंसिटी। यहाँ कैविटी प्रॉब्लम की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो एक कंप्लीट शीट बना लेते हैं हम, एक हम बनाते हैं कंप्लीट शीट ऐसे, और प्लस दूसरा हम बनाएंगे ये जो शेडेड पोर्शन है, एक हमने कट ऑफ कर दिया इसमें से, ये हमारा शेडेड पोर्शन बन गया। ना जो एक कंप्लीट शीट है, इस कंप्लीट शीट का हम पॉजिटिव डेंसिटी मानेंगे, और साथ साथ में जो हमारा जो हमने कट ऑफ कर दिया है इसकी हम नेगेटिव डेंसिटी मानेंगे। डायमेंशंस भी हम इसकी लिख देते हैं। तो इसकी डायमेंशन तो ऑलरेडी हमको पता है, ये तो ए, लंबाई ए है ये, और ये लंबाई बी है। बट दूसरे केस में आप देखेंगे तो इसकी लंबाई a/2 और b/2 आपको दे रखी है। सो ये है हमारी a/2 और ये हमारी b/2 लंबाई दे रखी है। अब इनके सेंटर ऑफ मास देखिए, तो यहाँ पर 0,0 कहाँ दे रखा है, 0,0 यहाँ दे रखा है। तो बड़ी वाली शीट का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा इसके सेंटर पर। वो सेंटर कितना है, सेंटर है हमारा a/2, b/2। देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये टोटल लेंथ कितनी है, a/2 है, और ये लेंथ कितनी है, b/2 है। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका आ जाएगा a/2, b/2 पर। सिमिलरली जो छोटा जो शेडेड पोर्शन है इसको हटा दिया गया है, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ पर आएगा, तो वो देखिए ध्यान से। यहाँ से हम चले, ये चले हम a/2, और इसके बाद इतना और चलना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा a/4। सिमिलरली यहाँ चले हम b/2, और ये हो जाएगा हमारा b/4। सो a/2 प्लस a/4, तो 3a/4 एंड 3b/4 इनका सेंटर मास आएगा। 3a/4, 3b/4। सिमिलरली इसका मास, बड़ी वाली शीट का मास तो m था, छोटी शीट का मास अगर आप निकालेंगे स्मॉल m, स्मॉल m की वैल्यू जो देखेंगे तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया a/b/4, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिग्मा है हमारा m/ab मल्टीप्लाई बाय ab/4, दैट मीन्स m/4, लेकिन ये नेगेटिव में आना चाहिए बिकॉज ये नेगेटिव मास है, तो -m/4। सो यहाँ पर मास रख दिया हमने -m/4। अब हम डिस्क्रीट मास सिस्टम की फॉर्मूला लगाते हैं और सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास हमको दोनों निकालना है। सबसे पहले x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास जो आएगा हमारा, ये आएगा m इंटू a/2 माइनस m/4 इंटू 3a/4 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4। देखिए यहाँ पर m है, a/2 माइनस, और ये m है तो a/2, और m/4 है तो 3a/4, ये हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो ma/2 माइनस 3ma/16 डिवाइडेड बाय 3m/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5ma/16 डिवाइडेड बाय 3m/4। सो 5ma/16 इंटू 3m, और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आएगा 5a/12। तो 5a/12 x सेंटर ऑफ मास आ रहा है। x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम बनेगी। तो अगर x सेंटर ऑफ मास 5a/12 आ रहा है तो y सेंटर ऑफ मास भी 5a/12 ही आएगा। तो 5a/12, 5a/12 इसका आंसर हमारा बी आंसर है। 4 पार्टिकल्स A, B, C and D with masses ma is equal to m, mb is equal to 2m, mc is equal to 3m and md is equal to 4m are at corners of a square. They have accelerations of equal magnitude with direction as shown. The acceleration of center of mass, direct formula based question है students. So acceleration of center of mass क्या होता है, ये होता है m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus m4 a4 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे तो m1, तो m1 तो m है, अगर आप a की बात करेंगे तो ये m है तो m है, m भी 2m है, ये 3m है और 4m है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू
एम मल्टीप्लाई बाय माइनस ए आई कैप प्लस 2m मल्टीप्लाई बाय ए जे कैप प्लस 3m मल्टीप्लाई बाय ए आई कैप प्लस 4m मल्टीप्लाई बाय माइनस ए जे कैप डिवाइडेड बाय, अब सबको सम करेंगे तो m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 4 3 7 8 9 और 10m यहाँ से आ जाएगा, इसलिए आ गया 10m। इधर से जब हम सॉल्व करेंगे तो i को i के साथ जब ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस एम ए आई कैप और ये आएगा प्लस 3m ए आई कैप। सो कितना बचेगा 2m ए आई कैप। सो यहाँ आ जाएगा 2m ए आई कैप। सिमिलरली जे कैप में देखेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस 2m ए जे कैप डिवाइडेड बाई 10m। सो यहाँ से आएगा आपका 2a आई कैप प्लस माइनस 2a जे कैप डिवाइडेड बाई 10। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारा आएगा वो आएगा, ए को कॉमन ले लीजिए आप, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय 5 हमारा आंसर आएगा। सो ए बाई 5 आई कैप माइनस जे कैप हमारा आंसर है, ये ए पर लिखा हुआ है। 3 particles of masses 1 kg, 1.5 kg and 2.5 kg are placed at 3 corners of right angle triangle of sides 4 cm, 3 cm and 5 cm as shown in figure. The center of mass of system is at a point. किस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में सभी का रेफरेंस 1 kg मास है। सो 1 kg मास को आप 0,0 मान लें, तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं 0,0। सो जब इसको 0,0 मानेंगे तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इसका। सो जो सेंटर ऑफ मास इसका आएगा एक्स सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा 1 × 0 प्लस 3 × 1.5 प्लस 2.5 × 0 डिवाइडेड बाय, तीनों को सम करेंगे तो 2.5 प्लस 1.5 4 आ जाएगा, ये प्लस 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4.5 बाय 5 0.9 मीटर आ जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास की बात जब करेंगे तो वाई सेंटर ऑफ मास आएगा आपका, वो आएगा सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में एक ही मास है, ये मास का वाई कोऑर्डिनेट, बाकी दोनों मास के तो एक्स कोऑर्डिनेट ही थे। तो यहाँ लिखिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से आएगा 10/5, तो ये आ जाएगा 2 मीटर। सो वाई में 2 मीटर और एक्स में कितना है हमारा 0.9 मीटर। सो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 मीटर नहीं सेंटीमीटर लिख लेते हैं इसमें, बिकॉज यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी सेंटीमीटर में होगी, ये भी सेंटीमीटर में होगी। सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर राइट एंड 0.9 सेंटीमीटर अबव 1 kg मास, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। सो पहला ऑप्शन इसका सही आ गया हमारा। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ 1 डायमेंशनल रॉड ए बी हैविंग मास डेंसिटी rho is equal to rho naught 1 minus x square by L square kg per meter. The length is L in meter is 3L by alpha into m. The value of alpha. तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है एक रॉड का, उस रॉड की डेंसिटी आपको वेरिएबल दे रखी है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि हमको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। एक आप रॉड बनाइए और रॉड बनाने के बाद इसकी डेंसिटी भी आप लिखिए। तो ये हमने रॉड बना ली और इसमें हम ये मानते हैं ये पॉइंट जो है वो 0,0 है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको L के बराबर, तो ये लेंथ हम इसकी मानेंगे L के बराबर। और डेंसिटी जो वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की अप्रोच यूज़ करके हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो ओरिजिन से x पर जाते हैं, ओरिजिन से x पर जाएंगे और एक स्ट्रिप लेंगे dx की। जैसे ही हमने एक dx की स्ट्रिप ली, तो अब इस dx की स्ट्रिप को ही हमको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर हम dx की स्ट्रिप बना लेते हैं और इस dx की स्ट्रिप का मास dm भी निकाल लेते हैं। तो dm मास जो आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ dx की स्ट्रिप है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, 0,
सो यहाँ पर जो डेंसिटी आ जाएगी रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डेंसिटी आएगी, तो मास आ जाएगा, वो आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डी एक्स। नाउ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखें एक्स सेंटर ऑफ मास, तो कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेट ऑफ डी एम, दैट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब डी एम के लिए सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी हमको, तो डी एम के लिए सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेट करते हैं। सो एक्स सेंटर ऑफ मास जो आपका आएगा, तो डी एम की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय रो, इंटीग्रेट करना है। अब रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। लेकिन डी एक्स के साथ साथ क्या होगा, डी एक्स के साथ साथ एक एक्स भी होगा, तो यहाँ डी एक्स मत लिखिए, यहाँ पर एक्स लिखिए, बिकॉज रो इंटू डी एक्स ये तो आपका टोटल मास आ जाएगा, रो इंटू डी एक्स तो मास आ जाएगा डी एम में, इंटू एक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ भी रो इंटू डी एक्स ही आएगा। सो यहाँ पर रो की वैल्यू आ गई, यहाँ पर एक डी एक्स की वैल्यू लिखी है, ये टोटल मास आ गया आपका, इंटू एक्स और करना पड़ेगा। सिमिलरली डिवाइडेड बाय रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ये टोटल क्या आ गया, मास आ गया। इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे, रो नॉट से नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका। अब इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ आएगा x माइनस एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर, इसको आपको dx यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ बचेगा dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx, इसको भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में आएगा हमारा आंसर, वो आएगा पहले का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 बाय 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस एक्स क्यूब बाय 3l स्क्वायर। नाउ लिमिट्स लगाते हैं, तो अब इस पूरी की पूरी रॉड को हमने स्ट्रिप्स में तोड़ा है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 ले रखी है, पहली स्ट्रिप यहीं बनेगी, ये सब स्ट्रिप बनती जाएंगी, और आखिरी स्ट्रिप कहाँ बनेगी, आखिरी स्ट्रिप यहाँ बनेगी। पहली स्ट्रिप के लिए x की वैल्यू 0 है और आखिरी स्ट्रिप के लिए x की वैल्यू l है, तो 0 से l तक सारी स्ट्रिप कंप्लीट और कवर हो जाएगी रॉड। सो इसकी लिमिट जो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे 0 से l और यहाँ भी 0 से l। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय एल माइनस एल स्क्वायर बाय 3। सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा एल स्क्वायर बाई 4 और नीचे बचेगा हमारा 2l, यहाँ पर एल स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर एल आएगा, 2l बाय 3 बचेगा। देखिए यहाँ पर l हटा दीजिए, तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर, वो आएगा, देखिए 3l बाय 8 आएगा आपका आंसर, 3l बाई 8। सो सेंटर ऑफ मास जो आ रहा है वो आ रहा है 3l बाई 8। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3l बाई 8। अब आप कंपेयर करिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 3l बाई अल्फ़ा, 3l बाई अल्फ़ा लिखा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, वो 8 आ गई आपके अल्फ़ा की वैल्यू। फ्रॉम अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r, a semicircular plate of radius r is removed as shown, the center of mass of remaining portion। तो यहाँ पर जो ये सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखी है, इसको हटा दिया गया है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो आपका बचेगा वो ये देखिए शेडेड पोर्शन होगा, इतना आपका रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। इस रिमेनिंग पोर्शन की आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये 0 जो है ओ दे रखा है, ये ओरिजिन दे रखा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैविटी प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमको पहले एक कंप्लीट डिस्क बनानी पड़ेगी, तो पहले हम एक कंप्लीट डिस्क बनाते हैं, उसके बाद हमको एक कैविटी बनानी पड़ेगी, तो दूसरी हम बनाते हैं कैविटी। तो यहाँ पर हमारी कैविटी बना लेते हैं, ये हमारा कैविटी बन गई। नाउ इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका डिस्क है, डिस्क का मास निकालिए, और डिस्क का मास निकालने के बाद इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालिए। सिमिलरली कैविटी का मास निकालकर कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकालिए।
और कैविटी का जो मास होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम इसका मास निकालते हैं। एम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 2r स्क्वायर। सो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा इसका मास आएगा। कैविटी की बात, जो आप कैविटी की बात करेंगे, इसका मास कितना आएगा, तो ये एरिया इसका हाफ ऑफ द एरिया ऑफ कंप्लीट डिस्क होगा जिसका रेडियस r है। तो इसका मास स्मॉल m आएगा, वो आएगा माइनस सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू जो आई हमारी वो आई सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव साइन के साथ, और ये पॉजिटिव। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग सिग्मा पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू m0। सो कंप्लीट डिस्क का जो मास आया वो आया 4m0, और जो कैविटी है उसका मास आया माइनस m0 बाय 2। सिमिलरली जो सेंटर ऑफ मास होगा कंप्लीट डिस्क का वो तो 0,0 पर ही आएगा, मगर जो आपका कैविटी होगी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो देखिए इसमें अगर हम बनाएं कैविटी को, तो कैविटी कुछ यहाँ बन रही है, यहाँ पर ऐसे ये आपकी कैविटी बनी हुई है। तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी r ही है, और जो आपका सेमी सर्कुलर डिस्क होता है उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास ये होता है 4r बाय 3 पाई दूरी पर, वो भी बेस से होता है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे r प्लस 4r बाय 3 पाई कॉमा 0। सो यहाँ से अब डायरेक्टली हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। तो 4m0, देखिए इसमें हम निकालेंगे x सेंटर ऑफ मास, तो 4m0 के साथ तो 0 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस m0 बाई 2, m0 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा r प्लस 4r बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय 4m0 माइनस m0 बाय 2, ये आएगा हमारा आंसर। सो माइनस m0 बाय 2 यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ पर r को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8 माइनस 1 7m0 बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर बचेगा माइनस r0 1 माइनस 4 1 प्लस 4 बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय 7। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा माइनस r0 बाई 7, यहाँ आ जाएगा 3 पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब देखते हैं हम आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। r0 इसको मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो यहाँ से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस r0 4 प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 21 पाई। तो माइनस r0 बाई 21 पाई, तो माइनस r बाय 21 पाई। देखिए माइनस में तो दो आंसर हैं, एक d है और एक c है। माइनस r बाई 21 पाई, एक में 3 पाई प्लस 4, एक में 3 पाई माइनस 4 है, और हमारा क्या है 3 पाई प्लस 4 आ रहा है, तो हमारा आंसर c आना चाहिए। A uniform solid right circular cone of base radius r is joined to a uniform solid hemisphere of radius r and of the same density as shown. The center of mass of composite solid lies at the center of base of the cone, the height of cone. ये दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर लाई कर रहा है बेस ऑफ द कोन। तो आपको बताना है कि h की वैल्यू r के टर्म से बतानी है। दोनों सॉलिड बॉडीज़ हैं आपकी, तो सबसे बेटर तरीका तो ये है कि इसका जो ओरिजिन है वो यही मान लीजिए, इसी पॉइंट को आप क्या मान लीजिए 0,0 आप मान लीजिए। सिमिलरली मास हम निकाल लेंगे, तो हेमीस्फीयर का मास जो आएगा m वो आएगा 2/3 पाई r क्यूब इंटू रो, और कोन का जो मास आएगा वो आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h के बराबर। स्मॉल h दिया हुआ है तो स्मॉल h लिख देते हैं हम, ये आएगा आपका, इंटू रो आ जाएगा हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, तो पाई r स्क्वायर बाय 3
पाई आर स्क्वायर 3 इंटू रो को हम मान लेते हैं इस एम नॉट के बराबर। तो यहाँ से जो आपका हेमी स्फीयर है इसका मास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉमन है पाई आर स्क्वायर रो बाई 3, तो एक आर बचेगा, तो 2r एम नॉट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2r एम नॉट, क्योंकि 2r है और एम नॉट की वैल्यू जो हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर रो बाई 3, तो 2 पाई आर क्यूब रो बाई 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इसका मास आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर रो बाई 3, तो एम नॉट इंटू एच आ जाएगा, एम नॉट इंटू एच आ जाएगा। इसके अलावा जो सॉलिड स्फीयर है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है बेस से जो होता है, सेंटर ऑफ मास बेस से 3r/8 दूरी पर होता है, ऐसा होता है 3r/8। और जो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है, ये सॉलिड कोन है, यहाँ होता है इसका h/4 ऊपर, तो ये हो जाएगा h/4 ऊपर। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो देखिए कोन है, इसका मास m नॉट h है, और साथ साथ में जिसका सेंटर ऑफ मास है वो है हमारा h/4 ऊपर है, वाई डायरेक्शन में देखेंगे। सिमिलरली इसका सेंटर ऑफ मास है 3r/8 के बराबर। अब हम लगाते हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो देखिए हमने यहाँ पर 0,0 इसको मान लिया है, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो 0 इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एच मल्टीप्लाई बाई h/4। यहाँ पर माइनस साइन में लगा लेते हैं क्योंकि नीचे की साइड में आ रहा है, तो -3/8 है ये, और दूसरा हो जाएगा हमारा -2r एम नॉट इंटू 3r/8। ये 0 के बराबर आ गया, तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, h²/4 माइनस 3r² इज इक्वल टू 0। सो h² इज इक्वल टू 3r²/4। तो यहाँ से आएगा h² इज इक्वल टू 3r²। सो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3r के बराबर। A grinding wheel attained a velocity of 20 radian per second in 5 seconds starting from rest. Find the number of revolutions made by the wheel. Revolutions पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फ्रॉम रेस्ट है, वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमको थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू होता है एक तो ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर। इसके अलावा एक और होता है हमारा, वो होता है ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू अल्फ़ा इंटू थीटा। सो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एवरेज अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी, अल्फ़ा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टी। सो 20 माइनस 0/5, तो 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका अल्फ़ा। अब हमको निकालना है थीटा, बट रिवॉल्यूशंस में आंसर दिया हुआ है। सो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा इंटू थीटा, रेडियन में आएगा थीटा। ओमेगा फाइनल दिया हुआ है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस इंटू अल्फ़ा दिया है 4 इंटू थीटा। सो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 8 थीटा, थीटा आ जाएगा 50 रेडियंस, ये रेडियंस आएगा 50 रेडियंस। सो अब यहाँ से रिवॉल्यूशंस देखना पड़ेगा। तो देखिए रेडियन में, तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशंस होता है। तो 1 रेडियन में हो जाएगा 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। सो 50 रेडियन में कितना हो जाएगा, तो 50 रेडियन में हो जाएगा 50/2 पाई रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से आंसर आएगा, वो आएगा 25/पाई, इसका आंसर आएगा। सो 25/पाई रिवॉल्यूशंस होंगे, तो इसका आंसर सी है। एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स गिवन बाय theta is equal to 10 minus 5t plus 4t square radian. The average angular speed between 1 and 3 second is.
एक लाइन है, लाइन ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस, तो एक लाइन है डिस्क पर, उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा में दे रखी है, तो वो लाइन बना के दिखाते हैं वो डायग्राम। यहाँ पर एक डिस्क बना लीजिए, इसके बाद एक डिस्क में एक लाइन बना लीजिए, सेंटर से बनाते हैं लाइन, ये लाइन है, इसकी पोजीशन दैट मीन्स थीटा जो है वो चेंज हो रहा है हमारा। तो एवरेज एंगुलर स्पीड आपको बतानी है कि कितनी होगी एवरेज एंगुलर स्पीड। तो पहले हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड निकालते हैं, डी थीटा बाय डी टी। ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और एक इसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा -5 + 8t के बराबर आएगा। नाउ अब इस केस में होगा, देखिए किसी की भी एवरेज स्पीड अगर आप निकालनी है, अगर वो फंक्शन है कोई भी, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, अगर टाइम का फंक्शन है, सो y एवरेज आप कैसे निकालेंगे, तो y एवरेज निकालेंगे ft dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन। ये लॉजिक होता है, मैथमेटिक्स है। सो इसी को हम फॉलो करते हैं। 1 से 3 सेकंड में आपको निकालनी है एवरेज एंगुलर स्पीड। इंटीग्रेट करते हैं 8t - 5 को, सो ओमेगा एवरेज 8t - 5 dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन। लिमिट लगाएंगे 1, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 3 सेकंड, सो 1 से 3, यहाँ भी 1 से 3 होगा, सो इसको आएगा 8t² - 5t 1 से 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर t आएगा इंटीग्रेशन करके, ये होगा 1 से 3। तो यहाँ ओमेगा एवरेज की वैल्यू जो आएगी, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 4t - 5, 4t² - 5t 1 से 3 डिवाइडेड बाय, ये होगा 3 - 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू देखिए क्या आएगी, तो 4t² - 5t, 3 रखते हैं, तो 4 × 9 -15, फिर माइनस साइन के साथ हम 1 रखेंगे, तो 4 - 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 36 - 15, फिर माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से 36 - 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 36 - 14/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2, 22/2 आना चाहिए इसको। सो इसका आंसर आना चाहिए 11 रेडियन पर सेकेंड। 11 रेडियन पर सेकेंड इसमें ऑप्शन है, सो आंसर होगा 11 रेडियन पर सेकेंड। In a circular motion of a particle, the tangential acceleration of particle is given by 9 m/s², constant दिया हुआ सारे। The radius of circle is 4 meter. The particle was initially at rest, time after which total acceleration of the particle makes angle 45 degree with the radial acceleration. पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, डायग्राम बनाते हैं इसका। तो एक सर्कल बनाते हैं जिसमें कि पार्टिकल मूव कर रहा होगा। अब इस मान लेते हैं पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर हम कोई पोजीशन पार्टिकल की मानते हैं। यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि पार्टिकल यहाँ पहुँचा। इस कंडीशन में मानते हैं कि पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अलोंग द टेंजेंट है। ये इसका AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, और इस कंडीशन में इसका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, वो ये हो गया। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये हो गया हमारा AR। तो यहाँ पर इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन हम बना लेते हैं। ये इसका नेट एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ये हो जाएगा A नेट। यहाँ बोला गया है कि कितने टाइम के बाद, तो ये मान लेते हैं T टाइम पर पहुँचा। कितने टाइम के बाद जो नेट एक्सेलरेशन है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा रेडियल के साथ। ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखेंगे हम तो ये एंगल 90 होगा, और रीज़न ये है कि रेडियल और टेंजेंशियल के बीच में, क्योंकि ये भी टेंजेंशियल ही आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हमेशा होता है, बिकॉज रेडियस ये टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
सो जब ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस ट्राइंगल में हम tan 90 लगाते हैं। tan 90 सॉरी 10, ये 90 तो tan 45 लगाते हैं। tan 45, ये रहा हमारा 45 डिग्री का एंगल। tan 45 हमारा आ जाएगा 80/AR, और ये 1 होता है 80/AR। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 80 इज इक्वल टू आ गया AR के बराबर। बट 80 टेंजेंशियल आपको दिया है कांस्टेंट 9 इज इक्वल टू AR आ जाएगा। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है हमारा v² के बराबर होता है। सो ये है हमारा v² के बराबर। सो यहाँ से हमको पता चला v² इज इक्वल टू 9 आ रहा है। v² इज इक्वल टू 9, बट देखिए v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिकॉज dv/dt को ही तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो dv इज इक्वल टू 9 dt आ गया। दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, और टाइम आपका कितने टाइम पर बोला गया, टाइम तो निकालना ही है। एक टाइम t हो गया और यहाँ वेलोसिटी हमारी v हो गई। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9t के बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस 4 मीटर दिया हुआ है, तो 81t² 4 इज इक्वल टू 9 आ गया आपका। तो t² की वैल्यू आ गई 4 × 9/81 आ गया। तो t² की वैल्यू आ गई हमारी 4/9। सो t की वैल्यू आ जाएगी 2/3 सेकेंड्स आ जाएगी। सो 2/3 सेकेंड्स के बाद जो नेट एक्सेलरेशन है वो रेडियल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। A racing car is traveling along a track at constant speed of 40 meter per second. A TV cameraman is recording the event from distance of 30 meter directly away from the track as shown in figure. ये figure दिया हुआ है। In order to keep the car under view in the position shown, the angular speed with which the camera should be rotated is. ये कैमरा जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वही स्पीड आपको बतानी है कि ये कैमरा की लाइन जो है वो कार से हटे ना। कार यहाँ जाएगी तो कैमरा की लाइन यहाँ पहुँचनी चाहिए, कार यहाँ जाएगी तो कैमरा की लाइन यहाँ पहुँचनी चाहिए। तो इसको देखिए, अब यहाँ पर जब कार दूर जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू भी चेंज होगी, तो ओमेगा कांस्टेंट तो नहीं आ सकता यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करते हैं? कोई जनरल केस लेते हैं। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर अगर आप देखें तो ये कार कितना चल गई होगी? ये कार चल गई होगी 40 टी के बराबर। 40 टी के बराबर ये कार चल गई होगी। ये डिस्टेंस अभी भी कांस्टेंट होगा। कितना होगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर। और यहाँ से जो कैमरा है वो एक एंगल बनाएगा थीटा। दैट मीन्स ये घूम गया होगा थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा जो है, थीटा और टी में हमको रिलेशन निकालनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये घूम रहा है ना तो कांस्टेंट ओमेगा नहीं है, ओमेगा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ओमेगा होता है d(θ/dt). तो d(θ/dt) कांस्टेंट नहीं है कि शुरुआत में तो तेज़ी से घूमेगा, ये कैमरा शुरुआत में तेज़ी से घूमेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएगी कार, वो कैमरा धीरे का जो घूमने की दर है या घूमने की गति है d(θ/dt) वो कम होती जाएगी। इसीलिए थीटा आपका d(θ/dt) कांस्टेंट नहीं आएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम? tan थीटा लगाते हैं। सो tan थीटा की वैल्यू जो इस ट्राइंगल से आएगी, tan थीटा ये आ जाएगा हमारा 40t/30। दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई 4/3 टाइम्स ऑफ t। अब यहाँ पर थीटा और टी में रिलेशन है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ t। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ t। डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² थीटा d(θ/dt) इज इक्वल टू 4/3 आ गया आपका। सो d(θ/dt) इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 4/3 sec² थीटा आ गया आपका। सो 4/3 ऊपर आ जाएगा cos² थीटा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू तो थीटा पर डिपेंड कर रही है,
ना अब कब पूछिए ओमेगा की वैल्यू, जब थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी 4/3 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सो 4/3 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो यहाँ तो 1 रेडियन पर सेकंड आपका आंसर आ रहा है। तो 1 रेडियन पर सेकंड यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो 1 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाएगा। A body moves in a circle of radius r having center at origin with angular velocity omega in xy plane as shown in figure. Another body moves parallel to y-axis with constant velocity omega r/2. At t is equal to 0, both particles are at r, 0. The value of t when first body has velocity only along positive x-axis with respect to second body. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस में आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आपकी आ रही है v(x(i) प्लस vy(j) के फॉर्म में, तो इसका मतलब vy की वैल्यू आपकी 0 करनी ही पड़ेगी, तभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी सीधे जा रही है, इसकी वेलोसिटी है r(ω/2) से, और दूसरी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, ये ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी हो जाएगी r(ω) के बराबर। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनरल कोई थीटा लेते हैं कि किसी थीटा पर जाकर इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, velocity of body at any angle थीटा। सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं इसके लिए, और सर्कुलर ट्रैक के बाद हम मानते हैं कि हमारी बॉडी किसी जनरल पॉइंट पर पहुंच गई, तो हमारा पार्टिकल मानते हैं यहाँ पहुंचा, और इसकी वेलोसिटी आप देखेंगे तो ये होगी ओमेगा r के बराबर, और ये हम मानते हैं एंगल बना रहा है थीटा। सो अब थीटा जब एंगल बनाएगा तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की साइड में आएगा। साथ साथ में अब एंगल अगर आप डिसाइड करें तो ये जो एंगल आपका आएगा, ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा। सो जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1i आपकी, वो आई ओमेगा r cos थीटा j माइनस ओमेगा r साइन थीटा i कैप आ रही है। वेलोसिटी ऑफ 1 लिख देते हैं, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ 1i हमारी v1 ओमेगा r cos थीटा j माइनस ओमेगा r साइन थीटा i कैप। वेलोसिटी ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, वो है ओमेगा r/2 j। सो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 है ओमेगा r cos थीटा j माइनस ओमेगा r साइन थीटा i कैप, और साथ साथ में माइनस ओमेगा r/2 j। दैट मीन्स यहाँ पर आया ओमेगा r cos थीटा माइनस ओमेगा r/2, तो आ गया j में, माइनस ओमेगा r साइन थीटा आया i में। अब आपको ऑलरेडी बताया कि vy को 0 रखना पड़ेगा, तो vy जब 0 रखेंगे इसमें, तो ओमेगा r cos थीटा माइनस ओमेगा r/2 0 होना चाहिए, तभी इसकी x डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। सो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। जब cos थीटा की वैल्यू 1/2 आती है तो थीटा कितना हो सकता है, तो थीटा या तो होगा आपका 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3 होगा, या फिर 2π माइनस π/3, दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा 5π/3, 5π/3। या तो आंसर हमारा π/3 आएगा थीटा, या 5π/3 आएगा थीटा।
लेकिन साथ साथ में इसमें बोला गया है कि पॉजिटिव एक्स में आना चाहिए इसकी वेलोसिटी। तो वी एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस ओमेगा आर साइन थीटा दिया हुआ है ना। जो वी एक्स दिया हुआ है, वी एक्स वो दिया है माइनस ओमेगा आर साइन थीटा। तो अगर आप थीटा की वैल्यू को π/3 रखोगे तो वी एक्स तो नेगेटिव में आ जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू आप 5 π/3 रखोगे तो वी एक्स आएगा पॉजिटिव में। इसका मतलब ये सही वैल्यू है। अब इसमें क्या बोला गया, टाइम पूछा गया इसमें तो कि कितने टाइम के बाद, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। किसके लिए, फॉर बॉडी 1, फर्स्ट बॉडी के लिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है इसके लिए, अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है इसके लिए। थीटा कितना है 5 π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा से घूम रही है तो टी आ जाएगा 5 π/3 ओमेगा। अब देखिए क्या है इसका आंसर, 5 π/3 ओमेगा, ये 20 का आंसर है। स्मॉल ब्लॉक्स ए एंड बी कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग आर रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about point O as shown in figure. Breaking strength of both strings is 75 Newton. The maximum angular velocity by which system can be rotated on horizontal plane. मान लेते कि सिस्टम रोटेट कर रहा है ओमेगा से, यही हमारी मैक्सिमम है। अगर ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये भी ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, यही तो होगा। तो आप देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों ही ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो पहले हम बॉडी बी का एफ बनाएं। अगर हमने बॉडी बी का एफ बनाया तो बॉडी बी के एफ में यहाँ पर अगर फोर्स लग रही है 75 अगर फोर्स यहाँ पर लगेगी, इस पर अगर 75 लगेगी तो फिर क्या होगा, फिर तो इसकी ओमेगा निकल जाएगी। लेकिन इधर पर देखिए, यहाँ 75 लगेगा और यहाँ 75 लगेगा तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा दोनों। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ टेंशन टी लग रही है, तो यहाँ पर 75 की जगह टी टेंशन हम मानते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टी टेंशन लग रही है और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर से ये दूरी पर है 2 मीटर। सो इसकी इक्वेशन आ जाएगी टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, मास है 1 ओमेगा स्क्वायर और आर है 2, तो टी की वैल्यू आएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरा केस आप देखेंगे तो सेकंड केस में हम ए का एफ बनाएंगे। तो जब ए का एफ बनाएंगे तो इस पर एक लग रही होगी टेंशन टी, एक पीछे की साइड में टेंशन टी, ये तो टी ऑलरेडी हमने निकाला है। लेकिन इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हम करेंगे, इस टेंशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा करेंगे, ओमेगा की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम 75 हो सकती है, मगर इसकी वैल्यू 75 नहीं हो सकती है, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, टेंशन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू अगर हम 75 रखें यहाँ पर, तो 75 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास 1 kg है और इसका रेडियस कितनी दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर है, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, 75 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो 75 माइनस टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, बट टी की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी थी 2 ओमेगा स्क्वायर। सब्सिट्यूट करेंगे तो 75 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 75 इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 75/3, तो यह आएगा 25। सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5 रेडियन पर सेकंड के बराबर। नाउ क्या आंसर है इसका, तो 5 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर है। A single wire ACB passes through a smooth ring at C which revolves at constant speed in the horizontal circle of radius r as shown in figure. The speed of revolution is, ये घूम रहा है, ये दोनों वायर्स हैं, ये वायर ये रस्सियाँ हैं, रस्सी, और यहाँ पर एक रिंग को फंसा दिया गया, ये दोनों एक ही रस्सी हैं। जब दोनों एक ही रस्सी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अभी जो ये टेंशन्स इसमें होंगी, इसको हमको अलग अलग लेंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगी, एक लेंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगी। चलिए ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये घूम रहा है ऐसे, ये रिंग यहाँ पर है, अदरवाइज़ अगर ये घूमेगा तो रिंग नीचे आ जाएगी। यहाँ पर रिंग यहाँ पर है, ये भी घूम रही है, सर्किल में घूम रही है,
तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो ये जो सर्कल में घूमेगी ऐसे घूम रही होगी रिंग। ये दो रस्सियाँ हैं, ये टेंशन प्रोवाइड करा रही होंगी, और जो टेंशन होगी वो टेंशन से सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्रिएट हो रही होगी, साथ साथ में वो टेंशन इस रिंग के mg के कंपोनेंट को भी बैलेंस कर रही होगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएं। यहाँ पर एक रिंग है, इस पर दो टेंशन्स लग रही हैं, दोनों टेंशन सेम होंगी बिकॉज सेम रस्सी है। तो एक टेंशन ऐसी T और दूसरी टेंशन ऊपर की साइड में लगेगी, ये भी होगी हमारी T के बराबर, और एक फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर नीचे की साइड में। सो ये फोर्स हमारा आ गया mg के बराबर। और ये जो रिंग है ये घूम रही है सर्कुलर ट्रैक पर, इस प्रकार से घूम रही है, सेंटर इसका यहाँ है। नाउ इस टेंशन्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। जब टेंशन के कंपोनेंट करेंगे तो इसका भी एक यहाँ आएगा, दूसरी का भी यहाँ आएगा। साथ साथ में आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये कंप्लीट एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है ये। तो T cos 30 प्लस T cos 30 प्लस T cos 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा T cos 30 प्लस T cos 60, दो कंपोनेंट्स ऊपर आएंगे, इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा T sin 30 प्लस T sin 60। इसका मतलब यहाँ से आप लिखेंगे कि T को कॉमन ले लेंगे, sin 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू आ गया आपका mg, और T को कॉमन लीजिए, cos 60 प्लस cos 30 इज इक्वल टू आ गया m v स्क्वायर बाय r के बराबर। अब यहाँ से ओमेगा पूछा गया है कि v पूछा गया, वैसे v पूछा जाना चाहिए। डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सो sin 60 प्लस sin 30 डिवाइडेड बाय cos 60 प्लस cos 30 इज इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर आएगा आपका, आर जी बाय वी स्क्वायर। सब्सिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज़, तो √3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आएगा 1/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा √3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3/2 इज इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो आर जी बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सो वी की वैल्यू आएगी √r(g) के बराबर। यहाँ से हमारा आंसर होगा √r(g), तो √r(g) इसका आंसर है। A particle moves along an arc of circle of radius r. Its velocity depends on the distance covered s, as v is equal to a root s, where a is constant. Then the angle alpha between the vector of total acceleration and the vector of velocity is a function of s. यहाँ डायग्राम बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है वो एस पर डिपेंड कर रही है। हमको वो एंगल निकालना है जो इसकी वेलोसिटी टोटल एक्सेलरेशन के साथ बनाएगी। तो वेलोसिटी जब भी आप देखेंगे तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल। अब अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो या तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। इस केस में मान लेते हैं पैरेलल है, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो इसके सेंटर की तरफ होगा। ये आपका मान लेते हैं रेडियल एक्सेलरेशन है। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट आएगा। तो ये आपका आ गया नेट एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा ए नेट। तो आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है। सो यहाँ से आप देखेंगे
ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, बिकॉज ये AT एंड AR के बीच का एंगल है। यहाँ पर हम AT भी लिख देते हैं। सो tan अल्फ़ा की वैल्यू इस डायग्राम से आपको पता चल रही है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ रही है AR बाय AT आ रही है। बट AT आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज AT होता है DV बाय DT होता है, और V की वैल्यू A√S है। तो अब देखिए ध्यान से, क्योंकि V की वैल्यू हमारी V = A√S है, तो DV बाई DT हम करते हैं। DV बाई DT जो आएगा वो आएगा A1/2√S और DS बाय DT आ जाएगा। बट DS बाई DT जो होता है, लेकिन DS बाई DT तो V के बराबर ही है। ये तो V के बराबर ही है हमारा, क्योंकि ये तो स्पीड होती है हमारी। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर। सो DV बाय DT दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा A/2√S मल्टीप्लाई बाय V के बराबर। एंड AR क्या होता है? V²/R। V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। V की वैल्यू कितनी है हमारी? A√S है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा A² डिवाइडेड बाय R के बराबर। सो अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ करके दें V। अब देखिए AT को और हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। AT की वैल्यू फर्दर सॉल्व करेंगे A/2√S, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो V की वैल्यू आपको दे रखी है A√S दे रखी है, तो मल्टीप्लाई बाय A√S। यहाँ से AT की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा A²/2 आ जाएगी। तो AT की वैल्यू आ गई आपकी A²/2, और AR की वैल्यू आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया है। सो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही थी? तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी थी हमने? AR/AT। सो AR/AT, व्हाट इज़ AR? AR है हमारा A²S/R, एंड AT क्या है हमारा? A²/2। दैट मीन्स 2S/R इसका आंसर आएगा tan अल्फ़ा 2S/R। दैट मीन्स 2S/R हमारा आंसर है, ये है बी ऑप्शन। अ टॉय कार रिवॉल्व्स in a circular path of radius 1 meter on horizontal rough plane. Its speed varies as v = 2t². It starts sliding at t = 1 second. Find the value of coefficient of friction between ground and the wheel of the car. तो एक टॉय कार है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो यहाँ पर हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। ये हो गया। एक और सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, तो एक हमारा पाथ जैसा हो जाएगा। तो ये एक पाथ में टॉय कार घूम रही है। यहाँ पर एक टॉय कार ही बना देते हैं। नाउ उसके बाद इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ये कार है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है v, और जो v दे रखा है वो दे रखा है आपको 2t²। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी बढ़ेगी लगातार जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे। अब क्योंकि इसको सर्कुलर मोशन करना है, तो इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा सेंटर की तरफ AC, और इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा mv²/r के बराबर। सो फ्रिक्शन फोर्स आएगा mv²। सो v² का मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया हमारा 2t² का होल स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा इस पर, वो लगातार बढ़ रहा होगा m/r 4t⁴। यहाँ लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स m/r 4t⁴। ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि v 2t² दे रखा है, v क्योंकि 2t² दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि dv/dt
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो 4t के बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4t के बराबर है। तो अब देखिए आप ध्यान से कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी कौन प्रोवाइड, टॉय का रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, तो टेंजेंशियल को भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करा रही होगी और सेंट्रीपिटल को भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करा रही होगी। अब देखिए इसको भी हम लिखेंगे टेंजेंशियल, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इसको लिखेंगे हम एफ आर, रेडियल फ्रिक्शन फोर्स। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो हो जाएगी मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट मीन्स 4m के बराबर टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फ्रिक्शन फोर्स आ रही है वो नेट फ्रिक्शन फोर्स आएगी एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें फ्रिक्शन स्क्वायर, बिकॉज होगा क्या, ये ट्रैक है हमारा, इस ट्रैक के अंदर जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी टेंजेंशियल लगेगी ऐसी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेट कराएगी एफ टी, और दूसरी लगेगी सेंट्रीपिटल, वो कराएगी तो ये लोग हमारा एफ सी डायरेक्शन में। तो इसका नेट जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ये लगेगी इस डायरेक्शन में, एफ नेट लगेगी हमारी। नाउ अब एफ नेट की वैल्यू निकालनी है, तो एफ नेट की वैल्यू इनको स्क्वायर कर देते हैं, तो एफ नेट स्क्वायर आपका आ जाएगा कितने टाइम पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो आएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर, तो यहाँ आ जाएगा m/r इंटू 4 का स्क्वायर प्लस एफ टी 4m का स्क्वायर, सो ये आएगा 16m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर। इसका अंडर रूट अगर आप करेंगे तो एफ नेट आ जाएगा आपका। सो यहाँ से m की वैल्यू बाहर, हम m की वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, 16m स्क्वायर दैट मीन्स 4m बाहर आ जाएगा। सो एफ नेट की वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी 4m हमारा बाहर आ गया, रूट के अंदर हमारा क्या बचा, वो बचा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, सो r की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, सो 4m और यहाँ आ जाएगा √2, ये एफ नेट है। बट एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट की जो वैल्यू है स्मॉलर देन इक्वल टू एफ मैक्स होती है, दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 4m √2 स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg, m से m कैंसिल हो गया, सो 4 √2 स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ 10, g की वैल्यू 10 हो जाएगी, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 √2/10, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2/5। ये हमारा आंसर आना चाहिए 2 √2/5। अब देखिए आंसर है इसमें कुछ 2 √2/5। ओके, हमारा आंसर यहाँ पर ए है। अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू ai कैप प्लस bt j कैप एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू √3a/b, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेलोसिटी दे रखी है, v इज इक्वल टू दे रखा है आपको ai कैप प्लस bt j कैप। अब बड़े ध्यान से समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है dv/dt, ये आपका नेट एक्सीलरेशन होता है, तो नेट एक्सीलरेशन हम निकाल लेते हैं a, तो ये तो 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा b j कैप आ जाएगा। सो नेट एक्सीलरेशन आपके पास आ गया, नेट एक्सीलरेशन जो आ गया वो तो आ गया b j कैप। सिमिलरली वेलोसिटी जो आई है आपके पास, तो वो आई है a i कैप प्लस b, और t की जगह क्या रखेंगे हम √3/b a j कैप। सो वेलोसिटी, क्योंकि t इज इक्वल टू कितने पर हमको निकालना है, t इज इक्वल टू √3a/b पर सारी एनालिसिस करनी है हमको, तो v आ जाएगा a i कैप प्लस यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3a j कैप। अब इसमें पूछा ये गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन
तो अगर कोई एक्सेलरेशन वेक्टर बनाया आपने, इसको कितना बना दिया, ये बी जे कैप है, इसको मानेंगे बी जे कैप, और एक वेलोसिटी वेक्टर आपने बनाया, वेलोसिटी वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको, ए आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, ए आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप। इस कंडीशन में अगर आप ये एंगल थीटा निकाल लें तो कंपोनेंट ऑफ ए नेट पैरेलल टू वेलोसिटी, ये तो होता है ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड कंपोनेंट ऑफ ए नेट परपेंडिकुलर टू वी, ये होता है आपका ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये लॉजिक हम लगाएंगे तो थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, वी डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड वी, ये डॉट प्रोडक्ट से हम निकालेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ से वी डॉट ए, तो ये आ जाएगा वी कितना है, ए आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, डॉट किसके साथ करेंगे, बी जे कैप के साथ, डिवाइडेड बाय मॉड ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और मॉड भी तो b हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आएगा रूट थ्री बी डिवाइडेड बाई 2ab। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। जब कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू आएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 30 डिग्री। अब अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो ये हमारा ए नेट है और एक वेलोसिटी वेक्टर है v, इनके बीच में कितनी डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। तो अब अगर आप देखें तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नेट कॉस 30, तो ए टी का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो ए नेट कितना है, तो ए नेट है b और कॉस 30 है रूट थ्री बाई टू। सिमिलरली ए सी का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए नेट साइन 30, तो ये आ जाएगा b बाय टू। सो ए टी की वैल्यू आ रही है रूट थ्री बी बाय टू एंड ए सी की वैल्यू आ रही है b बाय टू। अब देखिए कितना आंसर है, रूट थ्री बी बाई टू एंड b बाय टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल, तो इसका आंसर ए है हमारा। अ रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर निगोशिएटिंग द कर्व ऑफ रेडियस दिया हुआ है, एट वॉट वेलोसिटी विल अ कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन वाइल नेगोशिएटिंग द कर्व। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, डायरेक्ट फार्मूला। ये होता है हमारा बैंकिंग, कितने एंगल पर अगर एक रोड को आप बैंक करें थीटा, कि उस कंडीशन में जब गाड़ी या कार इस डायरेक्शन में जाए, अंदर की साइड जाएगी, तो म्यू की वैल्यू अगर ज़ीरो भी होगी तब भी आपका ये स्लिपिंग नहीं होगी, नो स्लिपिंग। तो यहाँ से आप देखेंगे टेन थर्टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया। तो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कितना है, टेन रूट थ्री इंटू टेन। सो यहाँ से आएगा वन बाय रूट थ्री वी स्क्वायर बाई 100 रूट थ्री। सो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो वी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ए है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर इज x सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ x। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप एक हेमीस्फीयर बनाएंगे, सॉलिड हेमीस्फीयर, तो उस कंडीशन में इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, दोबारा बनाते हैं इसको, सॉलिड हेमीस्फीयर, यहाँ हमने इसका बेस बना दिया और ये हमने हेमीस्फीयर बना दिया, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा बेस से 3r/8 नीचे। तो अब यहाँ से 3r/8 बोला गया है 8 सेंटीमीटर। द सेंटर मास सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस x सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, x दिया है। तो सॉल्व कर लीजिए आप, 3 × r/8 इज इक्वल टू x,
सो 3 इंटू आर कितना दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आपकी आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ हैज़ इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सेलरेशन डायमीटर ऑफ पाथ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है अल्फ़ा इंटू आर, और एंगुलर एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी पता है अल्फ़ा होता है। तो अगर अल्फ़ा इंटू आर इज इक्वल टू अल्फ़ा है तो आर आ जाएगा 1 मीटर, तो डायामीटर क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर। A simple pendulum is suspended from the ceiling of car taking turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during turn. ये व्हीकल टर्न ले रहा है, जब टर्न लेगा तो यहाँ पर इसके अगर पेंडुलम लटका होगा तो ये बाहर की साइड जाने की टेंडेंसी करेगा, लेकिन कम्प्लीटली सीधा नहीं हो सकता बिकॉज जब ये यहाँ पर एंगल बढ़ाएगा उस कंडीशन में mg का एक कंपोनेंट को वापस खींचने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में ये इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी जो यहाँ पर दिखाई गई है। अब इस पेंडुलम को ग्राउंड फ्रेम से हम देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर देखेंगे तो क्योंकि कार टर्न ले रही है, तो अगर ये कार टर्न ले रही है तो पेंडुलम भी ये कार टर्न जब लेगी तो सेंटर ये है अगर कार के टर्न का, तो पेंडुलम के टर्न का भी पेंडुलम का भी सेंटर यही होना चाहिए, क्योंकि कार और पेंडुलम एक ही पार्ट हम मानेंगे। तो ये अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पेंडुलम है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंटर के अबाउट। नाउ अब हम यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन टी हो जाएगी, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और एक आपका लगेगा नीचे की साइड में एम जी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। एट इक्विलिब्रियम जो टी कॉस थीटा होगा वो तो एम जी के बराबर आएगा, और जो टी साइन थीटा होगा वो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाय जी के बराबर। ना उसमें वेलोसिटी दे रखी है आपको, रेडियस 10 है, वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। v इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻³ ये तो मीटर हो गया और आवर हो गया 3600। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 100, तो ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा जो होता है वो होता है v बाई आर के बराबर। तो यहाँ से जो ओमेगा आ जाएगा आपका, v तो आ रही है 10 और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10, तो ओमेगा आ गया 1। सो टेन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू आर बाई जी। तो 1 स्क्वायर इंटू आर है 10 और जी भी है 10, तो ये आ जाएगा 1। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूविंग पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर 10 मीटर अपार्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ p is 8 meter per second making angle 30 degree with the line joining PQ and that of Q is 6 meter per second making angle 30 degree with PQ. Then angular velocity of P with respect to Q. Angular velocity of P with respect to Q ये आपको निकालना है। इसके लिए इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, V रिलेटिव डिवाइडेड बाय R, V बाई R। V रिलेटिव अगर आप V के कंपोनेंट्स करें तो एक कंपोनेंट का ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 6 cos 30। सिमिलरली इसकी कंपोनेंट करेंगे तो एक आएगा इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा 8 cos 30। ये दो कंपोनेंट्स, इनके सेपरेशन को चेंज करेंगे, बट ओमेगा कौन क्रिएट करेगा, तो ओमेगा तो ये दोनों कंपोनेंट ही क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ओमेगा कौन क्रिएट करता है, जो लाइन ज्वाइन, ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन है, इस लाइन की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, ये रेडियस होता है, इसकी परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वही आपकी ओमेगा को क्रिएट कर सकती है। अब अगर आप देखें तो ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू अगर आप निकालेंगे, ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो वेलोसिटी ऑफ पी कितना है,
तो ये है -4 और क्यू की कितनी है -3। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर वाली ली है। तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू आ गया, ये आ गया हमारा -7 डिवाइडेड बाई आर। कितना दिया हुआ है आपको? तो आर दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेट ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर एग्जीक्यूट वर्टिकल लूप with radius of 500 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द सीट 70 kg पायलट एट द टॉप ऑफ द लूप। जब यहाँ पायलट होगा तो यहाँ पर जब पायलट होगा तो इस पर जो सीट होगी वो नॉर्मल रेडिएशन नीचे लगेगी n, और एक लगेगा आपका mg। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं mg प्लस n इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो mg प्लस n इज इक्वल टू mv² बाई आर। सो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी mv² बाई आर माइनस mg। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो n आ जाएगा mv² बाई आर माइनस g। मास तो दिया हुआ है आपको 70 kg, v² बाई आर तो 432 किलोमीटर्स पर आवर है यहाँ पर। तो यहाँ से लिखते हैं 432 इंटू 1000 अपॉन 3600। ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 0 8 और यहाँ हो जाएगा 9 और 9 1 ज़ा 9 12 आ जाएगा। तो 120 आपका आ जाएगा यहाँ पर 120 मीटर पर सेकंड। सो m 70 है v² 120 स्क्वायर डिवाइड बाई r कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है 500 माइनस 10। तो यहाँ से 70 ये हो जाएगा 144 इंटू 100 अपॉन 500 माइनस 10। 70 ये हो जाएगा हमारा 144 बाय 5 माइनस 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 70 144 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 94 इंटू 70 बाय 5। 94 इंटू 70 बाय 5। अब देखो यहाँ पर 94 इंटू 70 बाय 5 तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ जाएगा 1316। तो ये आएगा हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1316 न्यूटन के बराबर।